कनकपुर कस्बे के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। न ठीक से छत, न पक्का दरवाजा। धूप सीधे भीतर गिरती थी और बरसात में पानी टपकता था। यही झोपड़ी थी सुमित्रा की। सुनिए, कल की 2 रोटियां बची हैं। आप खाकर ही बाजार जाइएगा। खाली पेट औजार बेचने निकलेंगे तो रास्ते में ही कमजोरी आ जाएगी। भूखे रहकर काम नहीं होगा और तबीयत खराब हो गई तो आज का दिन भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तुम क्या खाओगी? तुम दोनों रोटियां खा लो, पेट से हो। बच्चे को खाना मिलना बहुत जरूरी है। मैं भूखा भी रहूंगा तो चल जाएगा, बस औजार किसी तरह बिक जाए ताकि रात को कुछ बन सके। देवदत्त सारे औजार लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। सुमित्रा आस लगाए बैठी रहती है कि बस आज कुछ औजार बिक जाए ताकि उनके घर रात को चूल्हा जल सके। कल भी यही सन्नाटा था, आज भी वही सन्नाटा है। कभी कभी लगता है गरीबी कोई हालत नहीं, एक सज्जा है जो बिना जुर्म के मिल जाती है। हर सुबह उठते ही ये मुझे याद दिला देती है कि मेरे सपनों की कीमत हमेशा रोटी से कम रहेगी। दूर कस्बे के दूसरे छोर पर एक बड़ा पक्का घर था। वहीं रहती थी सुमित्रा की सहेली, जिसके आंगन में रोज चूल्हा जलता था और जिसकी थाली कभी खाली नहीं रहती थी। आज मैं अपनी दोस्त सुमित्रा के घर जाती हूँ। उसे अपने यहाँ काम पर रख लूंगी। उससे ज्यादा भरोसेमंद नौकरानी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। कम वेतन में भी वह ईमानदारी से और अच्छे से काम कर देगी। वैसे भी उसके पति को 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल होता है, तो उसका ही भला हो जाएगा। उसी वक्त झोपड़ी के सामने एक चमकदार गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का शीशा हल्का सा नीचे हुआ। ड्राइवर फौरन उतरा, दरवाजा खोला और भीतर बैठी रईस औरत के लिए रास्ता बना दिया। उसकी साड़ी की झलक, गहनों की हल्की छनक और ठाठ बाट झोपड़ी की गरीबी से साफ टकरा रहे थे। हे भगवान, तू अभी यहीं रहती है? सच कहूं सुमित्रा, मैं तो अंदर आने से पहले ही घबरा गई। ये जगह नहीं, कोई सजा लगती है। सजा तो तब होती है जब इंसान को अपना सच स्वीकार न हो। ये झोपड़ी मेरी है, इसमें मेरा दुख भी है और मेरा मान भी। अरे अरे, इतनी बड़ी बातें मत किया कर। खैर छोड़, मैं किसी काम से आई हूँ। तू जानती है ना, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। घर बड़ा है, काम बहुत है और मुझे एक भरोसेमंद औरत चाहिए। तू भी तो उसी हालत में है, इसीलिए सोचा क्यों ना तुझे अपने घर काम पर रख लूं। झाड़ू पोछा, बर्तन, आंगन सब कर लेगी, पगार भी दे दूंगी। आखिर दोस्ती भी तो निभानी चाहिए। दोस्ती या मजबूरी, फर्क समझना मुश्किल है शारदा, पर सच ये है कि घर में चूल्हा जलाना जरूरी है। बस यही समझदारी मुझे पसंद है तुझ में। कल सुबह आ जाना। और हाँ, ये मत भूलना कि मेरे घर में तू मेरी सहेली नहीं, मेरी नौकरानी होगी। अब ये शरीर मेरा नहीं रहा, हर धड़कन के साथ कोई और सांस ले रहा है मेरे भीतर। डर भी लगता है पर एक उम्मीद भी है। बस यही दुआ है कि मेरा बच्चा वो दिन ना देखे जो मैंने देखे हैं। आज फिर पूरा दिन भट्टी के पास बीत गया। सुबह से आग जलाई, हथौड़ा चलाए जा, लोहे को पीट पीट कर औजार बनाए, पर लेने वाला कोई नहीं आया। जो आया भी वो ऐसा दाम बोल गया कि मेहनत की कीमत ही नहीं बची। कोई ठीक से खरीदना नहीं चाहता, कोई बस देखकर चला जाता है। मैं वहीं बैठा रहा, इंतजार करता रहा। धूप ढलती गई, हाथ थकते गए, पर जेब खाली ही रही। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, शायद उसका फल देर से मिलता है। हमने किसी का हक नहीं छीना, इसलिए आज भी सिर उठाकर जी रहे हैं। सिर उठाकर जीना तब अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। जब तुम्हें भूखा देखता हूं तो मर्द कहलाने में शर्म आने लगती है। अगर मर्दानगी पैसे से तय होती तो इस दुनिया में बहुत कम मर्द बचते। तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो पहले थे। अगले दिन देवदत्त फिर से औजार बेचने बाजार की ओर निकल गया। उसके जाते ही सुमित्रा भारी मन से शारदा के घर काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। आज पहली बार किसी के घर काम पर जा रही हूँ। मेहनत से कभी नहीं घबराई, पर नजरें बहुत भारी होती हैं। भगवान,
बस इतना हौसला देना कि टूटूं नहीं। शारदा का घर दूर से ही चमकता था। ऊंचा दरवाजा, चौड़ा आंगन और भीतर संगमरमर की ठंडक, सब कुछ उसकी हैसियत बयान कर रहा था। सुमित्रा धीरे धीरे कदम रखती हुई भीतर आई। आ गई? समय की पाबंदी सीख लो सुमित्रा। मेरे घर में देर से आने की आदत किसी को रास नहीं आती। यहाँ हर चीज अपने वक्त पर चलती है। गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। आप बताइए आज क्या क्या करना है? सबसे पहले आंगन साफ, फिर रसोई। बर्तन कल के भी पड़े हैं। और हाँ, ये मत सोचना कि पेट में बच्चा है तो काम कम होगा। यहाँ सब बराबर मेहनत करते हैं। घंटों बीत जाने के बाद भी काम थमने का नाम नहीं ले रहा था। आंगन हो, कमरे हों या रसोई, सब कुछ इतना चमक उठा था कि आंखें ठहर जाईं। लेकिन फिर भी शारदा की आंखों में न संतोष था न तसल्ली। मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। पेट में बच्चा लगातार हरकत कर रहा है और काफी दर्द भी है। थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लेती हूँ, फिर जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसे भी निपटा दूंगी। इतना ही काम किया है? लगता है तू जानबूझकर धीमा काम कर रही है, या फिर आदत ही नहीं है साफ सुथरे घरों की। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कहीं कमी रह गई हो तो बता दीजिए, ठीक कर दूंगी। पर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि ये मेरा घर है और तू यहाँ एहसान पर काम कर रही है। दोस्ती घर के बाहर थी, यहाँ सिर्फ हुक्म चलता है। दोपहर ढल चुकी थी। सुमित्रा के पैरों में दर्द उतर आया था, मगर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। तभी शारदा दरवाजे तक आई और चुपचाप जमीन पर एक छोटी सी पोटली रख दी। ये बचा हुआ खाना है, हमारे घर में बासी चीज नहीं खाते। ले जा इसे, तू और तेरा आदमी खा लेना। फेंकने से बेहतर है। तेरे पेट में भी बच्चा है, मेरे पेट में भी, मगर फर्क देख, मेरा बच्चा तो पेट में रहते ही फल फ्रूट और जूस का आदी है। तेरे वाले की किस्मत में यही आया है। अब जैसी जिसकी किस्मत वैसा ही उसका नसीब। सुमित्रा ने अपनी पोटली उठाई और घर की ओर चल पड़ी। सुमित्रा, कहाँ गई थी तुम? और इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने मना किया था तुम्हें बाहर जाने से। मैं कोशिश कर तो रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी दोस्त शारदा के यहाँ काम पर गई थी। मुझे पता है आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों से भी हमारे घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं आ पाती। बच्चा आने वाला है, खर्च बढ़ेंगे, उसके भविष्य के बारे में भी हमें सोचना है, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझिए। सुमित्रा, मैं क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मन करता है तुम्हें काम करने ही न दूं, पर मजबूरी ऐसी है कि चाहकर भी रोक नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूं कि अपना ध्यान रखना, और हमारे इस अजन्मे बच्चे का भी। यकीन मानो, मैं और मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। हाथों में छाले पड़ जाएंगे तो भी पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित्रा और देवदत्त दोनों मिलकर शारदा के घर से लाया हुआ बासी खाना खा लेते हैं और इसी उम्मीद में सो जाते हैं कि जल्द ही कुछ अच्छा होगा। अगले दिन पैरों में दर्द लिए सुमित्रा जल्दी से शारदा के घर काम पर निकल जाती है। आज जरा जल्दी आई हो, अच्छा है। पीछे वाले कमरे में कपड़ों का ढेर लगा है, 3 दिन से धुले नहीं हैं। पहले वो निपटाओ, फिर रसोई में जाओ। आज बर्तन भी ज्यादा हैं। सुमित्रा ने कपड़ों की तरफ देखा। रंग बिरंगे कपड़े, भारी चादरें जो गीले होने पर और भी बोझ बन जाती थीं। इतने सारे कपड़े, मैं कोशिश करूंगी जल्दी कर लूं। बस थोड़ी देर बैठने की इजाजत मिल जाती तो सांस ठीक हो जाती। आराम, यहाँ काम पर आई हो या मायके। पेट में बच्चा है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो ठीक है ना। मेरे घर में कोई बहाना नहीं चलता। सुमित्रा चुपचाप कपड़े धोने लगी। ठंडा पानी था, शरीर में दर्द उतर रहा था और भीतर कहीं डर पल रहा था। कुछ देर बाद वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। ये क्या तमाशा है, बैठ गई?
काम खत्म हो गया क्या? अगर ऐसे ही सुस्त रही तो शाम तक कुछ नहीं होगा। पैर बहुत दुख रहे हैं, बच्चा बार बार हरकत कर रहा है। लगता है जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। बस थोड़ी देर बैठकर सांस ले लूं, जरा सा आराम मिल जाए तो फिर उठ जाऊंगी। काम अभी बाकी है, उसे भी पूरा करना है, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं दे रहा। बच्चा बच्चा, हर बात में यही बहाना। याद रखो, यहाँ तुम्हारे बच्चे की नहीं, मेरे काम की कीमत मिलती है। अगर थोड़े से फल मिल जाते या रस, डॉक्टर ने कहा है बच्चे के लिए ताकत जरूरी है। रस? वो मेरे घर में मेहमानों के लिए बनता है, नौकरानियों के लिए नहीं। अगर इतना शौक है तो अपने पैसे से पीना। शारदा की कड़वी बात सुनकर सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे उठी और दोबारा काम में लग गई। थकान और दर्द के बावजूद उसने कपड़े धोए, बर्तन मांजे और घर साफ किया। शाम तक शरीर टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो बचा हुआ खाना लेकर चुपचाप घर लौट आई। समय इसी तरह बीतता रहा और एक दिन अचानक सुमित्रा के पेट में असहनीय दर्द उठा। कुछ ही देर में उसने एक प्यारी सी सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी बेटी, तू आ गई तो लगा जैसे मेरी सारी तकलीफों को एक नाम मिल गया हो। मैंने जो सहा है वो तुझे नहीं सहने दूंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों न खप जाना पड़े। सुमित्रा, देखो, हमारे घर लक्ष्मी आई है। ये बच्ची अपनी किस्मत लेकर पैदा हुई है। पैसे के साथ नहीं, पर भाग्य साथ लाई है। आज लोग हमें ताने देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, लेकिन एक दिन यही बच्ची हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारी दुनिया बदलेगी और तब वही लोग हमें सम्मान की नजर से देखेंगे। उधर अस्पताल में शारदा ने एक बेटे को जन्म दिया था। चारों तरफ खुशी थी, बधाइयां थीं और शारदा का घमंड फिर से आसमान छू रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे नसीब में बेटा ही लिखा है। अब इस घर का वारिस मिल गया है। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो किस्मत वाले होते हैं। कुछ दिनों बाद शारदा खुद सुमित्रा के घर पहुंच गई। झोपड़ी को देखकर उसके चेहरे पर तिरस्कार फैल गया। हाय राम सुमित्रा, कैसी फूटी किस्मत है तेरी। पहले गरीब घर में जन्म, फिर लोहार के घर शादी, और अब बेटी। एक तो गरीबी, ऊपर से नया बोझ। मेरी किस्मत देख, जन्म भी बड़े व्यापारी के घर, शादी भी अमीर खानदान में, और बेटा पैदा किया है। मेरे नसीब तो सोने की कलम से लिखे गए हैं। शारदा, नसीब की चिंता तू मत कर और मेरी गरीबी की भी नहीं। तुझे जो मिला है उसमें खुश रह। मुझे मेरे छोटे से घर में मेरी बेटी के साथ सुकून मिलता है, यही मेरी दौलत है। शारदा हंसते हुए घमंड में चूर होकर वहां से चली गई। समय बीतता गया, गरीबी वहीं रही, लेकिन हौसले और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ गईं। सुमित्रा अब 4-5 घरों में काम करने लगी और देवदत्त औजार बेचने के साथ साथ मजदूरी भी करने लगा। उनकी बेटी राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पढ़ाई में वो इतनी तेज थी कि दिन रात किताबों से चिपकी रहती। राधा, तू पढ़। तेरे हाथ में अगर कलम आ गई ना तो कोई तुझे कभी नौकरानी की बेटी नहीं कह पाएगा। उधर शारदा का बेटा नौकर चाकरों के बीच पल रहा था। हर जिद पूरी होती थी और ऐशो आराम उसकी आदत बनता जा रहा था। समय ने फिर करवट ली और देखते देखते राधा 20 साल की हो गई। पिताजी, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। रोज लोग दरवाजे पर आकर बेइज्जती करते हैं, ब्याज के पैसे के लिए धमकाते हैं। मैं आप दोनों को इस हालत में नहीं देख सकती। बेटी, तू जो बनना चाहती है वो बन। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। तू लोगों की बातों की चिंता मत कर। तेरे बाप के हाथों में अभी भी ताकत है। मैं और मेहनत करूंगा। बस तू मन लगाकर पढ़। बता, कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? पिताजी, बस कुछ किताबें खरीदनी हैं, पूरे मिलाकर 2000 की पड़ेंगी और टेस्ट मॉक के लिए 1000, कुल 3000 रुपये चाहिए। मैं घर पर ही पढ़कर ये परीक्षा पास कर लूंगी, बस ये सब मिल जाए। ठीक है बेटी, मैं जल्दी ही ये रुपए तुझे दे दूंगा। तू बिल्कुल परेशान मत हो, बस पूरी लगन से पढ़ाई कर। इधर शारदा का बेटा राघव रोज पार्टियां करता, घर आकर माँ से बदतमीजी करता और गुस्से में हाथ भी उठा देता था। एक शाम वह लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। मम्मी,
मम्मी, जल्दी मेरा जूता खोलो और मेरे लिए फल काट कर लाओ। पार्टी करके बहुत थक गया हूँ। बेटा, माँ से बात करने का ये कैसा तरीका है? और तू कॉलेज क्यों नहीं जाता? 4 बार फेल हो चुका है, इस बार तो पास हो जा। दिन रात पार्टी करता रहता है। तेरे पापा का बिजनेस डूब रहा है, तुझे ही सब संभालना है। मेरी मर्जी है यार, मैं जो चाहूं करूंगा। तुम मुझे बिगड़ा हुआ बेटा बोलते हो ना? हाँ, हूं मैं बिगड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, आजादी है। एक पार्टी ही तो की है, कोई गुनाह नहीं किया। बार बार मुझे समझाने मत आओ, मैं किसी के कहने पर नहीं चलता। जो मेरा दिल कहेगा वही मैं करूंगा। राघव की इन्हीं हरकतों से शारदा दिन रात परेशान रहने लगी, लेकिन उसका घमंड अब भी उसे सच्चाई देखने नहीं देता था। मेरा बेटा भी ना एकदम लाडला है, अभी ना समझ है इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं, बेटा ही तो है, मेरा घर का चिराग। और वो सुमित्रा जिसने बेटी पैदा की है, देखना दहेज के पैसे जोड़ेगी, तब अकल ठिकाने आ जाएगा। देवदत्त और सुमित्रा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और अपनी बेटी राधा के लिए किताबें ले आए। राधा दिन रात मेहनत करने लगी, कई बार बिना खाए पढ़ाई करती। नींद और आराम से ज्यादा उसे अपने माँ बाप की उम्मीदें दिखाई देती थीं। सुमित्रा, सेठ अपने सारे ब्याज एक साथ मांग रहा है। हमने राधा के जन्म के समय कर्ज लिया था, उसका ब्याज अब बहुत बढ़ गया है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी मैं आधा ब्याज तक नहीं चुका पाया हूं। तू घर घर काम करती है, उन्हीं पैसों से घर चलता है। बेटिया अब बड़ी हो गई है, उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं। ये सब कैसे होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। हमने इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें पार की हैं, तो ये भी कर लेंगे। मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूंगी, उसे आप ब्याज के पैसे दे दीजिए, कम से कम एक बोझ तो उतरेगा। बस इतना ध्यान रखना कि ये सब बात राधा को पता नहीं चलनी चाहिए, वो परेशान हो जाएगी। उसे खुश रहने देते हैं, ये सब हम सह लेंगे। हाँ सुमित्रा, हमारी बच्ची को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब हम सह लेंगे, बस वो हंसती खेलती रहे। चलो खाना लगा दो। दूसरी ओर राधा चुपचाप सुमित्रा और देवदत्त की बातें सुन लेती है। वहीं खड़े खड़े उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके भीतर कुछ बड़ा बनने की आग और भी प्रबल हो जाती है। माँ, मुझे 4 लाख रुपए दो, दोस्त का जन्मदिन है, पार्टी करनी है। बेटा, कल ही तो तू 2 लाख ले गया था, आज फिर 4 लाख। चल कोई बात नहीं, ले जा, तेरे पापा तेरे लिए ही तो कमा रहे हैं, और वैसे भी तू भी तो आगे चलकर कमाएगा। बैठ, अभी देती हूँ। माँ, जितना बोला है उतना किया करो, बार बार समझाने और भाषण देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए बस वो दे दिया करो, बाकी बातों में मत पड़ा करो। समय बीतता गया, राधा की मेहनत लगातार जारी रही और फिर एक दिन परीक्षा का परिणाम आ गया। पिताजी, माँ, आज आपकी सारी मेहनत रंग ले आई। आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। अब कोई हमें नीचा नहीं दिखाएगा, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब हम भी सिर उठाकर जिएंगे। सुमित्रा, मैंने कहा था ना, बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। आज हमारी सारी तकलीफ, सारी मेहनत सफल हो गई। हमारी बेटी ने हमारे सिर से गरीबी और बेइज्जती की हर लकीर मिटा दी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो उसी दिन अमीर हो गए थे जिस दिन बिटिया हमारे घर पैदा हुई थी। आज पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी ताकि सब देखें कि एक लोहार और एक नौकरानी के घर से भी कलेक्टर पैदा हो सकती है। इधर शारदा के घर में हालात बदल चुके थे। उसका बेटा राघव जुए और ऐश में सब कुछ गंवा चुका था। घर बिक चुका था और शारदा का पति यह सब सह न सका, शहर छोड़कर चला गया। अब शारदा अकेली और बेसहारा रह गई। हे भगवान, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूँ। न घर है न पैसे,
पति भाग गया, सिर पर कर्ज चढ़ा है। जिस बेटे को सहारा समझा था वही नालायक निकला। अब क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे शारदा, ये मिठाई ले और खा। देख तो जरा, तेरी वही सहेली सुमित्रा की बेटी कलेक्टर बन गई है और एक तू है। जरा अपनी हालत देख। तेरा घमंड ही आज तुझे यहाँ तक ले आया। सुमित्रा दोस्त, मेरी मदद कर दे। अब मेरा कोई नहीं रहा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था, उसका मुझे बहुत पछतावा है। मुझे अपने घर काम पर रख ले, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ शारदा, क्यों नहीं। मेरे घर नौकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, बाथरूम साफ करने का काम है, वहीं तू कर सकती है। आखिर हर किसी को उसकी हैसियत के हिसाब से ही काम देना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें